हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। तो आज हमारे पास जीओसी का एक और लेक्चर है और उस लेक्चर में हम जेडब्ल्यू और नीट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली 4 टाइप की रिएक्शन होती है। देखो मैंने लिखी है। एक होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नंबर 1, दूसरी होती है एडिशन रिएक्शन, तीसरी होती है एलिमिनेशन रिएक्शन और चौथी होती है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, इससे क्वेश्चन कैसे बनता है, 4 आपको रिएक्शन दे दी जाती है और वो पूछेगा कि कौन सी रिएक्शन है, बताइए। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेवल हो सकता है कि इनके मैकेनिज्म के बारे में पूछ देता है कि सब्स्टिट्यूशन है तो इलेक्ट्रोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा या फ्री रेडिकल होगा, थोड़ा सा डेप्थ में जाके। तो आज हम बात करेंगे कि इन रिएक्शन में किस कंपाउंड में कौन सी रिएक्शन होती है, कौन सी कैटेगरी के कंपाउंड कौन सी रिएक्शन शो करते हैं और थोड़ा सा किस मैकेनिज्म के थ्रू वो काम करते हैं। डिटेल मैकेनिज्म पे हम लोग बात नहीं करेंगे, वो जब इंडिविजुअल चैप्टर आएगा, इंडिविजुअल रिएक्शन आएगी तो वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आज रिएक्शन, उसके टाइप, उसके एग्जाम्पल और किस मैकेनिज्म से वो फॉलो हो रही है। ठीक है बच्चों, तो चलो नोट करो फटाफट ये 4 रिएक्शन, फिर हम बात करेंगे कि इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। ठीक है भाई, चलो। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, अच्छा एक और चीज है ना, बता दूं आपको। अगर मैं जैसे सब्स्टिट्यूशन और एडिशन की बात करूं, सब्स्टिट्यूशन और एडिशन की बात करें दोनों में, तो दोनों में जो है 3 मैकेनिज्म से फॉलो करती है। देयर आर 3 मैकेनिज्म। ठीक है, दोनों रिएक्शन, ये भी 3 और ये भी 3। ठीक है, वो 3 कौन सी है? तो बच्चों वो 3 है, यहां पर देखिए। एक तो होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरी होती है बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के मामले में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एडिशन के मामले में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और तीसरी होती है हमारे पास फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं, फ्री रेडिकल एडिशन हो सकती है। तो बोलने का मतलब है सब्स्टिट्यूशन के 3 पार्ट होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक एंड फ्री रेडिकल। एडिशन के भी 3 पार्ट होंगे, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक एंड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। अच्छा, ये तीनों क्यों है? ये 3 पार्ट बच्चों इसलिए बनाए हैं, द मैकेनिज्म, कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करते हैं ये इस पे डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या एडिशन रिएक्शन हो रही है तो इसमें जो मैकेनिज्म होगी वो न्यूक्लियोफाइल रेट ऑफ रिएक्शन होगी। यानी बोलने का मतलब है कि न्यूक्लियोफाइल जो है रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करेगा। क्लियर? इसमें जो है इलेक्ट्रोफाइल रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करेगा, इसमें जो है कोई फ्री रेडिकल रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करेगा। तो बोलने का मतलब है कि न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक और फ्री रेडिकल डिपेंड्स करता है कौन सी मैकेनिज्म फॉलो हो रही है और उस मैकेनिज्म में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल या फ्री रेडिकल कंट्रोल करता है। क्लियर हो गया? अब इन सबके मैं आपको 1 बाय 1 भी एग्जांपल बताता जाऊंगा। समझ में बात आ गई? चलो, तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर चलेंगे और एडवांस कॉन्सेप्ट तक, है ना बच्चों। तो देखो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है बच्चों, इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। मान लीजिए आपके पास ए और बी, कोई 2 एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं और आपने उनको जो है सी से रिएक्शन कराया, तो क्या होता है कि सी इनमें से ए या बी को रिप्लेस कर सकता है। मान लिया जाए सी बी को रिप्लेस करेगा तो ए के साथ सी मिल जाता है और बी विल बी रिप्लेस्ड बाय द सी। चलो चार्जिंग लगाते हैं। क्लियर हो गया? तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दिया उसको, उसकी जगह से उसने हटा दिया। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमारे पास है CH3Cl और प्लस यहां पे आपने रखा है कोई OH माइनस। ठीक है, तो इसको होगा बच्चों CH3OH प्लस Cl माइनस। देखिए OH ने Cl को उसकी जगह से हटा दिया और खुद उसकी जगह में आ गया।
क्लियर। तो इस तरह की बहुत सारी रिएक्शन आपको मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल CH4 प्लस Cl2, है ना, होगा क्या, यहां से एक Cl निकलेगा, वो एक H को रिप्लेस कर देगा, तो CH3Cl हो जाएगा और H और Cl आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। क्लियर। तो इस तरह की रिएक्शन आपको जहां जहां दिखेंगी, इसका मतलब क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो बच्चों सब्स्टिट्यूशन में ध्यान रखना, दो रिएक्टेंट होंगे और प्रोडक्ट भी दो ही बनने वाले हैं, एक बाय प्रोडक्ट होगा और एक जो है मेन प्रोडक्ट होगा। क्लियर। तो ये कुछ एग्जांपल हमारे पास सब्स्टिट्यूशन के। अब बात करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिन मैकेनिज्म को फॉलो करती है, तो वो तीन टाइप की है। तीन टाइप की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास है, जैसे मैंने अभी बोला था। देखो नोट करो, एक तो है बच्चों सबसे पहले फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, यानी बोलने का मतलब है कि वो रिएक्शन जो फ्री रेडिकल के थ्रू कंट्रोल होती है, इसमें फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कौन कंट्रोल करता है बच्चों, फ्री रेडिकल, बस ध्यान रखना। फॉर एग्जांपल हैलोजिनेशन ऑफ, इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल नोट करते जा आपने ना, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन जितने भी होती है सारी फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में होती है। और जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि फ्री रेडिकल हमेशा जो है लाइट और हीट की प्रेजेंस में होता है या पेरोक्साइड उसमें इन्वॉल्व होता है, यानी कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जहां फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं, तो हीट, लाइट या फिर पेरोक्साइड। क्लियर। अच्छा देखो, सपोज आपने लिया CH4 और यहां पे लिया Cl2। हैलोजिनेशन में हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी ले सकते हैं, फ्लोरीन भी आ सकता है। यहां पर ऊपर लिखा आपने HNu, तो क्या होगा, एक Cl यहां से एक H को रिप्लेस कर देगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो बन जाएगा CH3Cl और माइनस HCl निकल जाएगा। दोबारा से इस बार Cl2 की रिएक्शन होगी लाइट की प्रेजेंस में, एक HCl और निकल जाएगा, तो देखो हाइड्रोजन कम होते जाएंगे, क्लोरीन बढ़ते जाएंगे। दोबारा से Cl2 की रिएक्शन, HNu माइनस HCl, एक हाइड्रोजन और कम और एक क्लोरीन ज्यादा। लास्ट में क्या होगा, Cl2 की रिएक्शन, HNu और माइनस HCl निकला, तो क्या होगा ना, CCl4। तो बोलने का मतलब है, देखो हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस कर रहा है, क्लोरीन रिप्लेस कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चों। लेकिन सब्स्टिट्यूशन कैसा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ध्यान रखिए। तो एक तो एग्जांपल आपके पास ये हो गया, ठीक है, फ्री रेडिकल का। दूसरा एग्जांपल हमारे पास है बच्चों एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, आपने पढ़ा होगा कई बार, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हमेशा किसकी प्रेजेंस में होता है, NBS, NBS को बोलते हैं एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। ये एक तरह का केमिकल है जिसका काम होता है ब्रोमीन को एलाइलिक पोजीशन पे लगाना। कहां, ब्रोमीन को एलाइलिक पोजीशन पे। और बच्चों एलाइलिक पोजीशन आपको मालूम होगा, फॉर एग्जांपल देखो CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH3, दिस इज एलाइलिक पोजीशन। डबल बॉन्ड के जस्ट बाद वाला जो कार्बन होता है sp3, उसको हम बोले एलाइलिक, है ना। और अगर यहां पर आपने NBS लिखा है और ऊपर है HNu, तो NBS का मतलब क्या होता है, ब्रोमीन का एडिशन एट एलाइलिक पोजीशन। तो क्या होगा बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH तो ऐसे रहेगा और यहां पे एक ब्रोमीन लग जाएगा, दिस इज एलाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये NBS का काम है, लेकिन ये किस मैकेनिज्म से फॉलो हो रहा है, फ्री रेडिकल। और रिएक्शन कौन सी है, सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है ब्रोमीन के थ्रू। समझ में बात आ गई, ठीक है। चलो यहीं पर मैं एक और करवा देता हूं, तीसरी रिएक्शन में क्या होता है कि एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन एट हाई टेम्परेचर, ये भी एलाइलिक है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन दो तरह से होता है, एक तो NBS के थ्रू हो सकता है और एक हाई टेम्परेचर पे हो सकता है। तो सेम रिएक्शन हम लिखेंगे
CS2, दिस इज एलाइलिक पोजीशन, यहाँ पर आपने रखना है इस समय Cl2। और बच्चों टेम्परेचर होगा एकदम हाई, केल्विन नहीं सेंटीग्रेड, है ना, 700 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अभी भी क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन के थ्रू, और यहां पर हमें एलाइल ब्रोमाइड एज ए मेन प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कहानी चलती है। समझ में बात आ गई? तो ये तीन रिएक्शन जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करती है, और कौन सा बच्चों, सब्स्टिट्यूशन। तो कई बार इन डेप्थ पूछ लेते हैं। क्लियर? चलो, तो मैं मैकेनिज्म नहीं बताने वाला हूं यहाँ पे, क्योंकि मैकेनिज्म जब इंडिविजुअल चैप्टर में आएगी तो वहां पे डिस्कस करेंगे। तो वैसे भी इससे मैकेनिज्म वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो ये हो गया हमारे पास फ्री रेडिकल। ठीक है, दूसरा हमारे पास है बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, ESR जिसको हम बोलते हैं। तो हेडिंग लगाइए बी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब है जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कौन कंट्रोल करेगा बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल। जिस टाइप की रिएक्शन होगी रेट ऑफ रिएक्शन भी वही चीज कंट्रोल करेगा। यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं ESR, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोफाइल, यानी इलेक्ट्रोफाइल कंट्रोल करेगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। वैसे थोड़ा सा अलग तरीका होता है। अच्छा, किस टाइप के कंपाउंड ये रिएक्शन देंगे? तो बच्चों एक चीज आपको ध्यान रखनी है, बेंजीन, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। जितने भी बेंजीन है और उसके कंपोनेंट है, कंपाउंड है, फिनॉल, एनिलीन, ठीक है, टॉल्विन, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव जितने भी है सारे मोस्ट ऑफ ESR रिएक्शन देते हैं। ध्यान रखिए कैसे, देखो हमने यहां पर बनाया बेंजीन, ठीक है, आपको पता है बेंजीन में जो है सारे हाइड्रोजन लगे होते हैं। तो सपोज मैंने यहां पर ये शो करवा दिया हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा, आपने लिखा Cl2, ठीक है, और बच्चों यहां पर एक रिएक्शन कंडीशन देनी पड़ती है, FeCl3 भी लिखना पड़ता है। तो यहां से एक Cl जो है बेंजीन के एक H को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो बेंजीन पर जो है यहां पर एक Cl लग गया, और बाकी सब जगह क्या रहेगा, H तो रहने वाला है ना, यही हुआ। तो इसको हम बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, और प्लस क्या निकल जाएगा, H और Cl निकल जाएगा। तो देखो सब्स्टिट्यूशन हुआ, यहां पे जो है हाइड्रोजन निकल गया क्लोरीन के थ्रू, लेकिन किस टाइप का सब्स्टिट्यूशन हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि बच्चों यहां पर जो है एक इलेक्ट्रोफाइल बनता है, और उस इलेक्ट्रोफाइल का नाम है Cl+, वही जो है रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करता है, यानी इसके थ्रू रिएक्शन प्रोसीड होगी। इसीलिए जो है हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेंजीन की जितनी भी रिएक्शन है नोट कर लीजिए। अगर मान लीजिए मैं फिनॉल की बात कर रहा हूं, और फिनॉल का हम कर रहे हैं नाइट्रेशन, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, और साथ में हम डालेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, दोनों कॉन्सेंट्रेटेड, सब लोग जानते हैं, है ना। तो यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन सा है बच्चों, NO2+, ठीक। और फिनॉल क्या है, ऑर्थो और पैराडाइटिंग ग्रुप है। तो यहां पर जो है NO2 ग्रुप एक बार जो है ऑर्थो पे लग जाएगा, और दूसरा NO2 ग्रुप कहां लग जाएगा, पैरा पे लग जाएगा। तो ये भी रिएक्शन कौन सी भी, सब्स्टिट्यूशन, बट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो बेंजीन और बेंजीन के जितने भी डेरिवेटिव है सारे ESR रिएक्शन शो करेंगे। क्लियर हो गया? चलो, तीसरी हेडिंग लगाइए आप, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। तो भाई रिएक्शन की मैकेनिज्म मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, बार बार कह रहा हूं मैं, वो बेंजीन वाला चैप्टर आएगा तो वहां कवर कर लेंगे उसको, है ना। तीसरी हमारे पास सी, कौन सी है भाई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम बच्चों SN रिएक्शन भी बोलते हैं, SN रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कौन कंट्रोल करेगा भाई, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल कंट्रोल करेगा। यानी न्यूक्लियोफाइल जो है रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, न्यूक्लियोफाइल के बनने पे, उसके अटैक पे सब कुछ डिपेंड करेगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब कौन कौन सी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। पहली वाली देखिए, एक तो एल्काइल हैलाइड्स एंड एराइल
हैलाइड्स, इन दोनों की रिएक्शन जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। फॉर एग्जांपल देखो, हमारे पास है RX एल्किल हैलाइड, और यहां आपने कोई न्यूक्लियोफाइल लिखा, चलो सपोज मैं केमिकल लिखता हूं KCN। अब बच्चों मैंने KCN लिखा तो न्यूक्लियोफाइल कौन होना चाहिए यहां पे, केवल CN माइनस। तो न्यूक्लियोफाइल जो है इस R से X को रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह में क्या आ जाएगा, KCN, उसकी जगह में CN आ जाएगा। देखो न्यूक्लियोफाइल ये रिप्लेस किया इसने, ठीक है, और इसकी जगह में आ गया CN, और हमारे पास K और X अलग हो गए। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा अब देखो, RCl की जगह CH3CH2, अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ज़्यादा अच्छा। देखो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो RX प्लस न्यूक्लियोफाइल माइनस, ठीक है, R न्यूक्लियोफाइल प्लस X माइनस, ऐसे भी लिख सकते हैं में से। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है Br प्लस H2O, ठीक है भाई। अच्छा H2O में न्यूक्लियोफाइल कौन होगा बच्चों, जो माइनस पार्ट वाला हिस्सा होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है। तो यहां पर आ गया CH3CH2OH प्लस HBr, देखो रिप्लेस कर दिया, न्यूक्लियोफाइल ने Br को रिप्लेस कर दिया और खुद उसके जगह में आ गया। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्लियर हो गया। अच्छा दूसरी है एराइल हैलाइड वाली। अच्छा एराइल हैलाइड वाली आप बोलोगे ये तो बेंजीन की रिएक्शन है भाई, है ना, लेकिन बच्चों यहां पर बेंजीन का हाइड्रोजन नहीं रिप्लेस हो रहा है, ध्यान रखना। अगर बेंजीन का हाइड्रोजन रिप्लेस होता है तब जाके आप उसे जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अगर बेंजीन से कोई ग्रुप ही रिप्लेस हो रहा है तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। ध्यान रखना बच्चों, NaOH हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, जनरल नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर में बेंजीन यानी जो एराइल हैलाइड है वो कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देंगे। तो अब आपको लग रहा होगा कि क्या निकलने वाला है बच्चों, यहाँ पे Cl निकलेगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये मेन ग्रुप है। तो अगर Cl निकल जाए तो उसकी जगह में क्या आ जाएगा, एक न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल कौन सा इस समय, OH माइनस, ठीक है, और प्लस NaCl आ जाएगा। तो अभी आपको लग रहा होगा कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, नहीं बच्चों, यहां पर न्यूक्लियोफाइल रिस्पॉन्सिबल है रिएक्शन को करने के लिए, इसीलिए दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर हो गया, नोट करो चलो फटाफट। तो एल्किल हैलाइड और एराइल हैलाइड जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। एक और कैटेगरी है जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दूसरी हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एमाइड, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड क्लोराइड एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर एमाइड एंड एनहाइड्राइड। तो बच्चों ये सारी रिएक्शन जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको अमाइड का एग्जांपल लेके बताता हूं। मान लीजिए हमारे पास है RC डबल बॉन्ड ONH NH2, ठीक है। तो ये चेंज होने से एस्टर, एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड अलग अलग बन सकते हैं। यहां पर NH2 है इसलिए अमाइड है। तो कोई न्यूक्लियोफाइल इस पर किस पर अटैक करेगा बच्चों, ये देखो इस पर अटैक करेगा, वो Cl वाला पर, ठीक है। तो क्या होगा, RC यहां पर सिंगल बॉन्ड आ गया, इधर आ गया न्यूक्लियोफाइल और NH2 आपस में जुड़ा है। लेकिन अब क्या करना है, NH2 ने निकलना है, तो NH2 के बॉन्ड इधर चले गए, ये इलेक्ट्रॉन वापिस इधर आ गए, ठीक है। तो हमारे पास क्या बना, RC डबल बॉन्ड O, NH2 तो गायब हो गया और इसकी जगह में आ गया न्यूक्लियोफाइल और NH2 माइनस। एग्जैक्टली हुआ क्या, एमाइड का न्यूक्लियोफाइल के थ्रू हाइड्रोलाइसिस हुआ और जो है NH2 निकल गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, RCONH2 प्लस H2O। H2O में न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, OH माइनस है। तो OH माइनस किसको रिप्लेस कर देगा, NH2 को। तो ये हुआ RCOOH, एसिड बन जाएगा, और प्लस NH2 और इसके साथ H जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा बच्चों NH3। तो देखो NH2, क्लियर। तो अब इसकी जगह में कोई और आप
ग्रुप लगा सकते हैं तो आपको अलग अलग टाइप के कंपाउंड मिल जाएंगे। तो बस केवल कंसेप्ट याद रखना है कि जो है सब्स्टिट्यूशन किस तरह से हो रहा है। क्लियर हो गया भाई? चलो, तो ये 3 तरीके हैं सब्स्टिट्यूशन को करने की। न्यूक्लियोफाइल अलग है, इलेक्ट्रोफाइल अलग है और फ्री रेडिकल अलग है। ठीक है बच्चों, तो बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि किस कैटेगरी में किस टाइप का सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है भाई? तो पहली कैटेगरी फ्री रेडिकल, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, ठीक है, या एनबीएस के थ्रू रिप्लेसमेंट। ईएसआर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस में होगा? बेंजीन और उसके डेरिवेटिव में। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस में होगा? एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड और हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, अमाइड, क्लोराइड, ये सब चीजें। क्लियर हो गया? चलो, अब दूसरी कैटेगरी हमारे पास है, दूसरी रिएक्शन हमारे पास है एडिशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, देखो समझिए आप किस तरह से हो रहा है एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन का मतलब होता है जोड़ना, है ना? तो एडिशन रिएक्शन में कंसेप्ट क्या है? देखो, ए प्लस बी, 2 रिएजेंट आपस में कनेक्ट होंगे और ए और बी कंपाउंड बना लेंगे, बस। ठीक है बच्चों, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एडिशन रिएक्शन हमेशा उन्हीं कंपाउंड में होंगे जिनमें मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे, यानी डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। फॉर एग्जांपल किस किस में होता है भाई? सी डबल बॉन्ड सी एल्कीन में होता है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एल्काइन में होता है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन साइनाइड में होता है। ठीक है, और कौन से हो गए भाई? एल्किन, एल्किन, साइनाइड, ठीक है, और सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल कंपाउंड में होता है ना? तो 1 2 3 4 ये 4 बेसिक कंपाउंड होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड है, इसीलिए यहां एडिशन रिएक्शन होगी। ध्यान रखना है ना, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में तो एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है नहीं, 4 बॉन्ड होंगे, 4 बॉन्ड से अलावा 5 तो बन ही सकते हैं। लेकिन यहां ऐसा हो सकता है कि 3 बॉन्ड पे एडिशन हो रही है तो 2 बॉन्ड बनेंगे, 2 बॉन्ड पे एडिशन हो रही है तो 1 बॉन्ड बनेगा, यानी अगर एडिशन होगा तो मल्टीपल बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड की तरफ आएगा। क्लियर हो गया? तो कंसेप्ट समझ में आ गया आपका। अब देखो, मैं पहले डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात करता हूं। सी डबल बॉन्ड सी और सी ट्रिपल बॉन्ड सी, है ना? अच्छा बच्चों देखो, एडिशन किस किस चीज का होता है, किन किन चीजों का एडिशन हो सकता है। मान लीजिए मैं यहां पर एडिशन कर रहा हूं वाटर का और यहां पर मैं एडिशन कर रहा हूं HCN का। कई सारी चीजों का आप एडिशन कर सकते हैं। वाटर का एडिशन हो सकता है, HCN का एडिशन हो सकता है, हाइड्रोजन का एडिशन हो सकता है, ठीक है, H2SO4 का एडिशन हो सकता है, HCl का एडिशन हो सकता है, Cl2 का एडिशन हो सकता है, ठीक है, Br2 का एडिशन होता है। सब चीजें एडिशन कर सकती है। बस कहानी क्या है बच्चों कि इस जो कंपाउंड आपने एडिशन करने के लिया है उसमें एक माइनस वाला पार्ट होगा और एक प्लस वाला पार्ट होगा। वाटर में भी जो है एक माइनस वाला पार्ट होगा और एक प्लस वाला पार्ट होगा, यानी एक इलेक्ट्रोफाइल होगा, एक न्यूक्लियोफाइल होगा। तो होगा क्या बच्चों, एक इधर जाएगा और दूसरा इस कार्बन पर आएगा। ठीक, तो अब ये जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा और एक तरफ जो है OH जुड़ जाएगा और दूसरी तरफ H जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एडिशन। यहां पर भी ऐसी है, H प्लस इसके साथ और CN प्लस किसी दूसरे कंपाउंड के साथ। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डबल बॉन्ड में। ठीक है बच्चों, और यहां देखिए एक तरफ आपने H जोड़ा, दूसरी तरफ CN जोड़ा। तो कहानी वही है, ये जितने भी कंपाउंड आपने लिखे हैं इस एक में प्लस वाला हिस्सा, एक में माइनस वाला हिस्सा होगा और डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड पर दोबारा से एडिशन पॉसिबल है तो वो किस में कन्वर्ट होगा? सिंगल बॉन्ड में। जब तक सारे मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में ना कन्वर्ट हो जाए तब तक एडिशन पॉसिबल है। क्लियर हो गया? तो बच्चों एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एडिशन में जो प्रोडक्ट होगा वो एक ही होगा। रिएक्टेंट 2 हो सकते हैं लेकिन प्रोडक्ट हमेशा एक ही होगा। क्लियर? चलो, अगर हम बात करते हैं C और N की, देखो C डबल बॉन्ड N, ठीक है, तो C और N मान लिया जाए, देखो ऐसे बनाता हूं मैं इसको, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहां पर अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों,
यहाँ पर एक OH माइनस और H प्लस है, तो ये माइनस वाला हिस्सा है तो इस पर हमेशा ये प्लस वाला जुड़ेगा और ये माइनस वाला हिस्सा है ये प्लस वाले के पास जाएगा, है ना। इतना तो कंसेप्ट आपको मालूम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में मैंने बताया था। तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा H, सॉरी है ना, ये हो जाएगा H और ये होगा OH, ये बन जाएगा। एक बार और पॉसिबल है इसका हाइड्रोलाइसिस, क्लियर। तो ये इस तरह से एडिशन रिएक्शन आपको करनी है, बहुत इजी है, ठीक है। अच्छा चलो, अभी नेक्स्ट हमारे पास है कि जो एडिशन रिएक्शन है वो भी 3 तरह की होती है ना। टाइम कितना हो, बड़े टाइम देख लेते हैं, 25 मिनट, ठीक है। अच्छा, देयर आर 3 टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन। पहली वाली हमारे पास है बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना। यानी इसमें जो एडिशन रिएक्शन करने वाला कंपाउंड होगा वो इलेक्ट्रोफाइल कंपाउंड होगा, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में जो C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C है, दे आर फॉलो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ध्यान रखना ना। एल्कीन और एल्काइन में जितने भी एडिशन वाले होंगे वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के थ्रू होंगे। और अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था, मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, और यहां पर आप इसमें करवा रहे हो H2O का एडिशन, तो इसमें जो H2O है वो उसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, H प्लस है, तो वो पहले अटैक करेगा और अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा एक एल्कोहल। हो गया, एक तरफ H ऐड किया, एक तरफ OH ऐड किया, क्लियर। तो ये रिएक्शन हुई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्लियर। सेम कंसेप्ट जो है ट्रिपल बॉन्ड पर भी अप्लाई होगा। अगर मान लीजिए यहां पर आप एडिशन कर रहे हो H2 का इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, क्लियर, तो कौन सा हो रहा है भाई, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और एक बार और पॉसिबल है H2 एंड निकल CH3CH3। तो बच्चों एल्किन और एल्काइन में हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, क्लियर, नोट कर लो फटाफट। उसके बाद बात करते हैं कि फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, है ना। 3 बताया था आपको, बी वाला फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ठीक है बच्चों। इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कौन कंट्रोल करेगा, फ्री रेडिकल्स, ठीक है। फ्री रेडिकल्स मतलब कि जो है एक एटम के ऊपर सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, आपने पढ़ा होगा बच्चों एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में एडिशन होता है, लेकिन कैसा एडिशन होता है, फ्री रेडिकल, बस पढ़ा है ना आपने। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, जब कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन HBr के साथ रिएक्शन करती है तो यहां पर यूज होता है पेरोक्साइड या कई बार लाइट यूज कर सकते हैं। तो बच्चों इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो जो Br है वो पहले वाले कार्बन पे जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा हमारा CH2 CHN CH3 एंड Br और यहाँ पे H 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो यहाँ पर जो एडिशन हो रहा है, एडिशन तो आ रहा है, Br इधर जुड़ा और H इधर जुड़ा, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, फ्री रेडिकल एडिशन की वजह से। अगर बच्चों मार्कोनिकॉफ रूल होता, आपने अगर एडिशन पढ़ा होगा, मार्कोनिकॉफ रूल होता तो वहां पर जो है जो एडिशन होता है वो कार्बोकैटायन यानी इलेक्ट्रोफाइलिक एडिशन रिएक्शन है। तो इतना ध्यान रखना कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फ्री रेडिकल एडिशन फॉलो करता है, और अगर बच्चों यहां पर मार्कोनिकॉफ रूल हो तो वो जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलो करता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। फॉर एग्जाम्पल यहां पे दिखा देते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। यहां पर HBr नहीं है ना, अगर हम बात करें, हाँ चलो HBr, देयर इज नो रिएक्शन कंडीशन, सिंपल HBr। तो यहां पर जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो इस तरह का मिलेगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो ये जो रिएक्शन है बच्चों ये इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू कंट्रोल होती है और ये फ्री रेडिकल के थ्रू। कंसेप्ट क्लियर, चलो
दूसरा तीसरा हमारे पास है, दो तो हो गए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तीसरा बच्चों हमारे पास है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसमें जो एडिशन रिएक्शन है वो कौन कंट्रोल करेगा? न्यूक्लियोफाइल कंट्रोल करेगा, यानी पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। अच्छा, इन दोनों में जो है जो एडिशन होता है वो न्यूक्लियोफिलिक के थ्रू होता है। C ट्रिपल बॉन्ड N और C डबल बॉन्ड O, दे आर गवर्न बाय न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रोफिलिक, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ याद रखना, ये दोनों न्यूक्लियोफिलिक। ठीक, क्यों न्यूक्लियोफिलिक हुआ? क्योंकि बच्चों यहां देखो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस समय जो है, यानी N ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहां पर O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां पर C पर प्लस आ जाता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल आसानी से यहां अटैक कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, C डबल बॉन्ड O प्लस न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, इधर आ गया ये, तो C पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो एक तरफ जुड़ा आपका न्यूक्लियोफाइल और एक तरफ जुड़ा आपका O माइनस, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सेम कंसेप्ट CN पर भी अप्लाई होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। देख लेते हैं, N, ठीक है, प्लस न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी N की ज़्यादा है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड N और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, और इस पर नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से दोनों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करती है। चलो कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। देखो, सपोज हमने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन, और यहां पर हम रिएक्शन करा रहे हैं HCN की। तो बच्चों HCN में न्यूक्लियोफाइल कौन है? CN माइनस है। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो कहाँ पे अटैक करेगा? वो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और यहाँ पे जो पॉजिटिव है वो यहाँ अटैक करेगा। तो अल्टीमेटली जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो कैसे होगा? देखो, ये तो हो गया, एक तरफ जुड़ेगा O और H और दूसरी तरफ जुड़ेगा CN, तो हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन हो रहा है, लेकिन कौन सा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो बस आप इन दोनों को चेंज करते जाओ, आपको कई तरह के कार्बोनिल ग्रुप मिलेंगे। और यहां पर जो है HCN की जगह क्या हो सकता है? देखो, HCN की जगह ROH अल्कोहल भी हम ले सकते हैं, यहाँ पर जो है सोडियम बाइसल्फाइड भी हो सकता है, और RMgX ग्रीनर रिएजेंट भी हो सकता है। क्लियर? चलो अब बात करते हैं C और N की। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, और मान लीजिए हम इसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं H2O, तो हाइड्रोलाइसिस में OH माइनस जो है एक न्यूक्लियोफाइल है, तो सबसे पहले जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन पर। ठीक है, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों? देखो, CH3 CH2 C, और यहाँ आ गया डबल बॉन्ड और N, और यहाँ माइनस चार्ज आ गया, और इधर क्या जुड़ा हमारा? OH, तो ये हमारा बाय प्रोडक्ट बन गया। एक बार और रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है, तो तब जाके एसिड बनेगा। तो यहां पर आता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो कि साइनाइड और कार्बोनिल कंपाउंड में पॉसिबल है। क्लियर? चलो, तो दो कंप्लीट हो गई। तीसरी हमारे पास बच्चों रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है भाई? एलिमिनेशन रिएक्शन। हाँ, ये थोड़ा अलग कंसेप्ट इसमें आता है। नंबर थर्ड इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों? अच्छा देखो, एलिमिनेशन रिएक्शन में होता क्या है, यानी आपके पास कोई कंपाउंड है ABC, कोई बड़ा मॉलिक्यूल है, और आपने उस मॉलिक्यूल को हीट किया किसी रिएजेंट की प्रेजेंस में। तो बच्चों इसके अंदर से कोई छोटे मॉलिक्यूल जैसे HCl, वाटर, अमोनिया, छोटे मॉलिक्यूल निकल के अलग हो जाते हैं, और यहां पर जो है एक मल्टीपल बॉन्ड वाला कंपाउंड आपको मिल जाता है। दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन। समझे मेरी बात? तो कोई भी कंपाउंड आपके पास हो, उसको आपने हीट किया किसी रिएजेंट की प्रेजेंस में, या कोई रिएजेंट इस्तेमाल किया,
तो वो एक मल्टीपल बॉन्ड वाले कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में जो है स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे HCl H2O NH3 आप निकल जाता है। इसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, अब देखो एलिमिनेशन रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है उसको हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। अभी बताता हूं क्या होता है बीटा एलिमिनेशन। एलिमिनेशन रिएक्शन में हमेशा बच्चों अनसैचुरेटेड कंपाउंड प्रोडक्ट होगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ऑलवेज अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा रिएक्टेंट था उसका हाइब्रिडेशन अगर sp3 होगा तो प्रोडक्ट है उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 होगा। अगर मान लीजिए यहां पे डबल बॉन्ड है यानी sp2 हाइब्रिडाइज है तो फाइनल प्रोडक्ट उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, s। समझ में बात है ना, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनेगा, अगर यहां डबल बॉन्ड होगा तो यहां सिंगल बॉन्ड बनेगा। अभी एग्जांपल करके बताता हूं मैं आपको, ठीक है। और इसमें देखो अलग अलग रिएक्शन के नाम है, डिपेंड करता है कि क्या निकल रहा है। मान लिया जाए कि HCl निकलता है, इफ HCl विल एलिमिनेट द रिएक्शन इज कॉल्ड डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। समझ में बात आ रही, यानी इसका नाम लिखना आपको, हाइड्रोजन और हैलोजन का निकलना और आगे क्या लगा होगा डी, तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। मान लिया जाए कि वाटर निकल रहा है तो बच्चों इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। और अगर मान लिया जाए NH2 निकल रहा है तो इसको हम बोलते हैं डीएमिनेशन। अगर मान लिया जाए CO2 निकल रहा है तो इसको हम बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। तो मतलब ये सारी जहां पर डी 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 आए शब्द, इसका मतलब वहां पे कोई ना कोई क्या हो रहा है, प्रोडक्ट एलिमिनेट हो रहा है, तो वो सारी एलिमिनेशन रिएक्शन है। क्लियर कंसेप्ट, ठीक है। अब एक एक करके इनका कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है। तो हमेशा बच्चों एलिमिनेशन में क्या बनेगा, बाय प्रोडक्ट सॉरी मेन प्रोडक्ट डबल बॉन्ड वाला या ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड बनेगा। अच्छा, एलिमिनेशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ एडिशन रिएक्शन, ऐसा बोल सकते हैं आप। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन का जस्ट आप अपोजिट कर दो तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है भाई, चलो मैं सारे आपको एग्जांपल बताता हूं, है ना। हाँ, अच्छा एक और चीज, जितनी भी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है सब ऐसे नहीं हो जाती, कुछ ना कुछ वहां पे रिएजेंट चाहिए होते हैं। दूसरा पॉइंट, हाँ एक पॉइंट तो ये, दूसरा पॉइंट देखो, ऑलवेज प्रेजेंस, ऑलवेज डन बाय रिएजेंट्स, कुछ रिएजेंट्स की प्रेजेंस में ही होगी। फॉर एग्जाम्पल हम कभी यूज करते हैं कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 भी यूज होता है कुछ रिएक्शन में, कुछ रिएक्शन में कॉन्सनट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड भी यूज होता है, कुछ रिएक्शन में एल्कोहलिक KOH भी यूज होता है, कुछ रिएक्शन में सोडामाइड भी यूज होता है प्लस लिक्विड अमोनिया, कुछ रिएक्शन में P2O5 भी यूज होता है। तो ये बच्चों सारे जो है एलिमिनेटिंग रिएजेंट कहलाएंगे। क्लियर, चलो कुछ रिएक्शन में Cu एट हाई टेम्परेचर भी यूज होता है। क्लियर, चलो मैं वन बाय वन आपको बता रहा हूं, ठीक है भाई। सपोज हमारे पास है CH3CH2OH एल्कोहल यानी इथेनॉल, और इसको अगर हम हीट करते हैं कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है, 170 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर, इतनी हीट। तो बच्चों क्या होता है, देखो जिस कार्बन पर OH जुड़ा है उसको हम अल्फा कार्बन बोलेंगे, बगल वाले कार्बन को हम बीटा कार्बन बोलेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप हमेशा जो है अल्फा कार्बन से जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन बीटा कार्बन से जाएगा, इसीलिए इसको बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। समझे बात आ गई, ठीक है। तो यहां से OH निकलेगा और यहां से क्या निकलेगा, H निकलेगा, तो ये हो जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, बन गया अनसैचुरेटेड कंपाउंड, और क्या हमें प्रोडक्ट मिला, एथीन। समझे बात मेरी। तो देखो इससे छोटा मॉलिक्यूल क्या निकला, वाटर निकला। तो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। क्लियर।
अच्छा अब देखो, कुछ टर्सरी अल्कोहल जैसे ये है और ये है, और हमने लिखा Cu एट हाई टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बच्चों यहां देखो, यहां से निकलेगा OH, और इन तीनों बीटा कार्बन से क्या निकलेगा, सॉरी, तीनों में से किसी एक कार्बन से वाटर हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो यहां पर हमारे साथ जो है एक एल्कीन बनेगी, ये वाली। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिहाइड्रेशन, क्योंकि यहां पर वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है। तो जो निकलने वाला मॉलिक्यूल है उसी टाइप की वो रिएक्शन भी हो जाएगी। क्लियर हो गया? यहां पर वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है तो हमने क्या बोला, डिहाइड्रेशन। ठीक है, और डिहाइड्रेशन जो है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 Cu एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड या H3PO4 इन सबकी प्रेजेंस में किया जाता है। ध्यान रखिए, एसिड डिहाइड्रेशन के लिए क्या जरूरी है, एसिड। क्लियर? और एक ये वाला है। चलो दूसरी बात कर लेते हैं, CH3CH2, अच्छा मैं आपको सही तरीके से बताता हूँ, CC, यहां पर Cl, यहां पर H H H, यहां पर H H। आपने लिखा एल्कोहलिक KOH, ध्यान रखना एल्कोहलिक नॉट एक्वस। तो ये जिस पर Cl जुड़ा है वो अल्फा कार्बन और बगल वाला बीटा कार्बन। तो बच्चों क्या होगा, देखो अल्फा कार्बन से Cl जाएगा, बीटा कार्बन से H जाएगा। ठीक है, तो क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, हमेशा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा, प्लस HCl विल बी एलिमिनेट। तो यानी ये जो रिएक्शन होगी इसमें H और Cl निकल रहा है, तो रिएक्शन का नाम क्या होगा, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। क्लियर? और बच्चों डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हमेशा एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होती है। अब Cl की जगह Br भी हो सकता है, Cl की जगह I भी हो सकता है। क्लियर? लेकिन फ्लोरीन नहीं होगा। समझे मेरी बात? तो नोट करो फटाफट। चलो नेक्स्ट हमारे पास है, तो 2-3 एग्जांपल हो गए। ठीक है, तो वाटर का हमने, अब देखो कौन कौन से डिहाइड्रेटिंग एजेंट है वो भी आपको ध्यान रखना है। CH3CONH2, दिस इज कॉल्ड P2O5, है ना, एसिटामाइड। ठीक है भाई, एसिटामाइड है ना। अब P2O5 भी एक तरह का डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो यहां से H2 निकलेगा और यहां से O निकलेगा, यानी जो हमारा है कंपाउंड वो क्या बनेगा, C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड, मिथाइल साइनाइड या एथेन नाइट्राइल। तो क्या निकला, वाटर। दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। लेकिन अमाइड के लिए स्पेशल रेजेंट कौन सा होता है, P2O5। ठीक है, अब देखो CH3C Br और H, और हमने यहां लिखा Zn एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो बच्चों देखो अब Zn भी एक तरह का जो है एलिमिनेटिंग रिएजेंट है, तो वो इन चारों Br को यहां से रिमूव कर देगा। तो जब चारों Br रिमूव हो जाएंगे तो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, यानी जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो बनेगा ये इस तरह का। Br निकल गए, और कितने Br हैं, 4 Br, तो 2 ZnBr, हमें यहां पर 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा यहां पे बच्चों Br रिमूव हो रहा है, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिहैलोजिनेशन। ध्यान रखना है ना, केवल हैलोजन का रिमूव हो रहा है, डिहैलोजिनेशन। क्लियर? तो Zn का काम होता है केवल हैलोजन को रिमूव करना, चाहे वो Br हो चाहे वो Cl हो, लेकिन मोस्टली ये Br में काम आता है। क्लियर हो गया? लेकिन बनेगा हमेशा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्लियर हो गया? ठीक है, अच्छा अब किसका यूज बताना, ये हो गया, हाँ लिक्विड अमोनिया का यूज बता देते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पे लगा Cl। ठीक, सोडामाइड और साथ में लिक्विड अमोनिया। अब देखो बच्चों, दिस इज कॉल्ड विनाइल क्लोराइड। ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। होगा क्या, यहां से Cl निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा, H निकलेगा। ठीक है, तो यहां पर बन जाएगा, हाँ ठीक ही हो रहा ना, यहां CH ट्रिपल बॉन्ड CH,
और प्लस HCl। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, क्योंकि यहां पर क्या निकल रहा है, HCl रिमूव हो रहा है, लेकिन लिक्विड अमोनिया इस समय काम कर रहा है। तो एल्कोहलिक केवच और लिक्विड अमोनिया दोनों डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे। Zn का काम होता है डिहेलोजिनेशन करना। P2O5 केवल अमाइड के लिए डिहाइड्रेशन करेगा, और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड, ये दोनों ही जो है एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। चलो, और Cu जो है टर्सरी एल्कोहल को जो है डबल बॉन्ड यानी आइसोब्यूटाइलिन में कन्वर्ट कर देगा। इतना ध्यान रखना। क्लियर हो गया? चलो भाई, इतना हो गया। लास्ट हमारे पास है एलिमिनेशन, हो गया। नंबर 4, नंबर 4 क्या है हमारे पास? रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट, रीअरेंज हो गया ना, रीअरेंजमेंट नंबर 4, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है बच्चों, अब देखो रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि मान लिया जाए A, B और C ये जुड़ा है, और आपने कुछ यहां पर रिएक्शन की, हीट दी या कुछ और किया, तो अब जुड़ जाएगा ये A, C, B। ये देखो, अभी A से B डायरेक्ट कनेक्ट था, अब A से C कनेक्ट हो गया, ठीक है ना। मान लीजिए आप लिखते हैं GOD और हीट किया DOG, देखो मतलब ही चेंज हो गया। यानी बोलने का मतलब होता है कि जब एटम जो है अपने आप को रीअरेंज करते हैं, ठीक है, तो एक नया कंपाउंड मिल जाता है। दिस इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। लेकिन बच्चों नंबर ऑफ एटम या टाइप ऑफ एटम सेम रहेंगे, नंबर ऑफ एटम और टाइप ऑफ एटम चेंज नहीं होंगे, लेकिन उनका जो बॉन्डिंग पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा। यानी मान लीजिए C अभी A से जुड़ा है, लेकिन अभी जो है C A से नहीं जुड़ा है, लेकिन यहाँ पे A C से जुड़ गया। तो बॉन्डिंग पैटर्न अलग अलग होने की वजह से मॉलिक्यूल का जो नेचर है वो भी अलग हो जाएगा। भाई GOD गॉड का मीनिंग अलग है और DOG डॉग का मीनिंग अलग है। समझे मेरी बात? तो ये पूरी की पूरी कहानी आती है, ठीक है भाई। तो बोलने का मतलब यह है कि रीअरेंजमेंट रिएक्शन में मॉलिक्यूल अपने आप को दोबारा से रिबॉन्डिंग करेंगे और एक नया कंपाउंड बना लेंगे, लेकिन नंबर ऑफ एटम और टाइप ऑफ एटम कभी भी चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल देखो, NH4CNO, दिस इज कॉल्ड अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट, और अमोनियम साइनेट को जब हम हीट करते हैं, आपने पढ़ा होगा कि लेबोरेटरी में सबसे पहले बनाए जाने वाला कंपाउंड कौन सा होता है बच्चों? यूरिया। तो वो यूरिया कहां से बना? वो यूरिया यहीं से बना भाई, अमोनियम साइनेट से। होलर ने अमोनियम साइनेट को गर्म किया तो क्या बन गया? यूरिया। तो अब चेक करो जरा, दो नाइट्रोजन इधर भी है, एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन, बस। लेकिन अमोनियम साइनेट बच्चों एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन यूरिया क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। देखो पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, लेकिन नंबर ऑफ एटम और टाइप ऑफ एटम सेम थे। क्लियर? दूसरा, आपने पढ़ा होगा इस टाइप की रिएक्शन को फिनॉल के केस में, दिस इज एस्टर, है ना, एस्टर तो ये। और एस्टर को अगर हम बच्चों यहां पर AlCl3 की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो जो है क्या होगा? ये तो ऊपर छूट गया, ये इधर आ गया। देखो ये एक बार ऑर्थो पोजीशन पे आ गया और दूसरी बार जो है ये पैरा पोजीशन पर आ गया, COCH3। इस रीअरेंजमेंट को हम बोलेंगे फ्राइज रीअरेंजमेंट। फ्राइज रीअरेंजमेंट, ठीक है। और इसका नाम है बच्चों 1,2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, और इसका नाम है 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। क्लियर? तो ये भी एक तरह का रीअरेंजमेंट है। तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं, CH3 CH2CL3, और यहां पे हमने यूज किया AlCl3 प्लस हीट। तो हुआ क्या बच्चों? चेन थोड़ा अलग टाइप की अब हमारे पास आ गई है। ये देखो, अब ये नॉर्मल ब्यूटेन है, ये कौन सा ब्यूटेन है? आइसोब्यूटेन है, ठीक है।
तो आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन दोनों एक दूसरे के रीअरेंज प्रोडक्ट है, और कौन रीअरेंजमेंट कर रहा है? ElCl3 रीअरेंजमेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है रीअरेंजमेंट के लिए। ठीक है भाई, नोट करते जाओ, एक दो एग्जाम्पल और बताता हूं आपको। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कहां पर कौन सी रिएक्शन मुझे देखनी है और कहां पर किस तरह का प्रोडक्ट हमें बनाना है। ठीक है भाई, अब देखो CH3C डबल बॉन्ड NOH और यहां पे आता है CH3। ठीक है, यहां पे जो है एक रिएजेंट यूज होता है जिसका नाम है PCl5, है ना, मैं भूल गया था इसको, PCl5। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑक्साइम, एसिटॉक्साइम, इसको हम बोलते हैं OXIME, एसिटॉक्साइम। ठीक है, और यहां पर क्या होगा बच्चों, ये N और H इधर आ जाएंगे, यानी देखो ऐसे बन जाएगा CH3NHC डबल बॉन्ड O CH3। दिस इज कॉल्ड N मिथाइल एसिटामाइड, N मिथाइल एसिटामाइड। ठीक है, रीअरेंजमेंट हो गया, देखो N और H निकल के ऑक्साइम था, एमाइड बन गया। तो ये भी एक तरह का क्या है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। चलो कुछ और बचा है तो देख लेते हैं इसमें, है ना। कंप्लीट। ठीक है भाई, चलो, तो ये मैंने आपको 4 टाइप की रिएक्शन बता दी, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, फ्लूइडिटिकल, वो भी इसमें आ गया। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के कंपाउंड में कौन सी रिएक्शन होती है, और अगर 4 रिएक्शन दे दी जाए तो रिएक्शन को छांटना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।